बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानी के मेज़बान अशरफ कदीर मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब बाद दफ़ा कुछ ऐसी मालूमात इंसान के सामने आती है कि इंसान शशदर रह जाता है कि क्या माशरे में ऐसा भी होता है, क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में ऐसी सूरत हाल भी है। काफ़ी अर्सा पहले 2001 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तो मेरी ड्यूटी चक नंबर 151 NR के प्राइमरी स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर थी। मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर खानेवाल के थे, जिनका नाम गालिबन शहजाद साहब था। तो वहाँ के नंबरदार कर्नल ज़ियाउर रहमान साहब सुबह सवेरे सिविल लाइन खानेवाल से आ गए। तो वो कहने लगे कि मैं अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और यहाँ की नंबरदारी भी हमारे पास है। उनके एक भाई इकबाल आलम वो सुपुर्दारी उनके ज़िम्मे थी। वैसे नंबरदार कर्नल ज़ियाउर रहमान साहब थे। वो सारा दिन हमारे साथ रहे और वो मुख्तलिफ अदवार की अपनी याददाश्तें हमारे साथ शेयर करते रहे। वो कहने लगे कि मेरे वाले साहब चौधरी मोहम्मद असलम एडवोकेट जहानिया के पहले वकील थे और उन्होंने मेरा नाम परवेज़ असलम रखा। जब ये परवेज़ वाला स्टेशन बना तो मैं अपने अब्बू की उंगली पकड़ के जा रहा था। जब हम स्टेशन पहुँचे तो वहाँ का जो अमला था वो स्टेशन का नाम रखने के हवाले से शिशुपन का शिकार था कि क्या नाम रखा जाए। तो बच्चे का नाम पूछ के उन्होंने बच्चे का नाम पूछा मेरा, तो मेरे अब्बा जी ने बताया कि इसका नाम परवेज़ है। तो परवेज़ असलम तो उन्होंने स्टेशन का नाम परवेज़ वाला रख दिया। तो ये परवेज़ वाला स्टेशन मेरे नाम पर है, लेकिन मेरा नाम बाद में किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि ये परवेज़ नाम अच्छा नहीं है, तो मेरा नाम परवेज़ असलम की बजाय बाद में ज़ियाउर रहमान रख दिया गया। मैं तालीम से फारिग हुआ तो मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। और आपको पता है कि जब आप फ़ौज में भर्ती होते हैं तो मुलाज़मत के मुख्तलिफ अदवार में आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना पड़ता है और वहाँ तरह तरह के वाक़यात आपके सामने आते हैं और उन इलाक़ों की तहज़ीब व सकाफ़त और माशरे में जो कुछ होता है वो आपके सामने आता है और आपकी निगाहों के सामने आता है। तो कुछ ऐसे उन्होंने होश रुबा वाक़यात सुनाए कि यकीन करें अरसा गुज़र गया और आज भी दिल धड़क उठता है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है। पहला वाक़या उन्होंने ये सुनाया कि मेरी सिंध में पोस्टिंग थी, तो मेरा एक दोस्त था, वो बहुत क्लोज था मेरे, और एकदम वो 2 माह के लिए गायब हो गया। तो मैं उससे फ़ोन करता रहा, वो फ़ोन भी नहीं उठाया करता था। जब 2 माह के बाद वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि यार आप कहाँ चले गए थे। तो वो कहने लगा कि सिंध के वडेरों के जो हारी होते हैं, हारी यहाँ के जैसे काश्तकार होते हैं, सिंध में उनको हारी कहते हैं, बड़े बड़े ज़िम्मेदारों के साथ वो अटैच होते हैं। तो उन्होंने जो दास्तान सुनाई, यकीन करें ज़ुबान से अदा करना मेरे लिए मुश्किल है। वो बता रहा था कि हमारे यहाँ जब हमारे हारियों की बच्चियाँ जवान हो जाती हैं तो उनकी शादियों से पहले एक रवाज है, एक रूटीन है और रवायत बन चुकी है कि वो हारी वडेरों से आके कहते हैं कि बच्ची की शादी करनी है तो आप आइए और उनको उठने बैठने और दूसरी फैमिलियों से मेल मिलाप के कोई ढंग कोई तरीके सिखा दें। तो फिर हम वहाँ जाते हैं और फिर उनको उठने बैठने के ढंग सिखाते हैं और साथ कहता वो थोड़ा सा शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंसा और वो सब कुछ इन्वर्टेड कामाज में कह गया। तो यकीन करें इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी वो बातें
तकलीफ़ देती हैं कि क्या वहाँ के हारी इतने मजबूर हैं और क्या वहाँ के वडेरे इतने जाबर और जालिम हैं कि अपनी बेटियाँ तो घर में बैठी हैं, लेकिन दूसरी वो गुरबा, वो हारी, वो काश्तकार जो उनकी ज़मीनें काश्त करते हैं या उनके हम मुलाजिम हैं, उनकी बेटियां जब जवान होती हैं तो उनको उठने बैठने के ये ढंग सिखाने के लिए 2-2 माह वहाँ रहते हैं और घर वाले भी कुछ नहीं कहते, या वो मजबूरी की हालत में ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। एक वाक़या तो ये सुनाया, और दूसरा वाक़या उन्होंने सुनाया कि मेरा एक बटमैन बांग्लादेश का था और वो बांग्लादेश से कराची आया, और कराची में वो एक पाकिस्तान के नामवर सियासतदान के घर में गनमैन के तौर पे काम करता रहा, और इसके बाद वो फौज में भर्ती हुआ और मेरा वो बटमैन था। मैंने उससे पूछा कि आप इतनी बड़ी उम्र में क्यों फौज के साथ अटैच हुए, आप छोटी उम्र में फौज के साथ अटैच क्यों नहीं हुए? तो वो कहने लगा कि मैं दरअसल बांग्लादेश से जब कराची आया तो कराची में आके सिंध के एक बड़े वडेरे के साथ मैं बतौर गनमैन ड्यूटी सारा अंजाम देता रहा। जब मैंने अपनी मुलाजमत शुरू की तो सियासी वडेरे के बच्चे और बच्चियाँ छोटी छोटी थी, मेरे हाथों में वो खेले पले बड़े, और जब वो बच्चे और बच्चियाँ जवान हुई तो फिर उनके जो काम थे, उनके जो रहन सहन के तरीके थे वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। कहता मैंने उससे तफसील पूछी कि मसलन, तो वो कहता कि उनके जो बच्चे थे वो कहीं और चले जाते और कुछ और नौजवान उनके डेरों पे आते, उनकी रहाइश गाहों पे आते और शराबें पी जाती और वो काम किए जाते जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कि तो मैंने ये तमाम मनाज़र देखे और मैंने सिंध के उस नामी गिरामी वडेरे से ये बात शेयर की कि सर मैं आपकी मुलाजमत छोड़ रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि आप मुलाजमत क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने उसे बताया कि ये बच्चे मेरे हाथों में खेल के जवान हुए हैं और मैं इनको अपने बच्चे और बच्चियाँ समझता हूँ, लेकिन जो अब इनकी सूरत हाल है वो मुझसे देखी नहीं जाती, न बच्चों की और न जवान बच्चियों की। तो कहता वो मुझे कहने लगे कि ये एक घर का मसला नहीं है, ये सारे वडेरों के बच्चों का मसला है। आप खुली आंखों से सब कुछ देखते रहिए, लेकिन इस ज़ुबान से कुछ न बोलिए, बस खामोश रहा करो, हर जगह पे यही कुछ होता है। तो कहता मैंने कानों को हाथ लगाया, मैं वहाँ से चला और मैंने मुलाजमत तरक कर दी और फिर मैंने कोशिश की और मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। इस तरह मेरी उम्र अब आपको बड़ी महसूस होती है और कहता है कि अब मैं गुना गुन सुकून महसूस करता हूँ कि मैं पाक आर्मी से वाबस्ता हूँ और आप जैसे अच्छे आदमी के साथ मेरी अटैचमेंट है। कर्नल ज़ियाउर रहमान साहब ने दोहर और असर की नमाज हमारे साथ पढ़ी और वहीं उन्होंने हमारे साथ खाना खाया। सारा दिन वो इसी मौजू पे मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टिंग के हवाले से गुफ्तगू करते रहे। तो वो कहने लगे कि मेरी कोयटा में पोस्टिंग हुई तो मुझे बताया गया कि यहाँ स्मगलिंग होती है, आप अगर दफ्तर में बैठ के उन लोगों के साथ डील करेंगे तो आपको फ़ी कस 1 लाख रुपए की आमदन होगी, या अगर वही उन्हीं लोगों के साथ आप ज़रा आगे जाके जंगल में बैठ के बातचीत करेंगे तो सामान की मिकदार कुछ ज़्यादा होगी, तो पैसे भी 1 लाख की बजाय 3 लाख या 5 लाख हो सकते हैं। तो मैंने कानों को हाथ लगाए और मैंने दूसरे दिन ही वहाँ से ट्रांसफ़र कराया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों के पेट में हराम का लुक़मा जाए। मैंने आज तक अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश की है। अल्लाह का दिया हुआ यहाँ भी बहुत कुछ है, हमारी ज़मीन है, हमारी शहरी जायदाद है, और ये मुलाजमत मेरा शौक़ था और मैं ये कर रहा था। मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के जब आया तो बहुत सौ ने कहा कि आपने कितना अच्छा मौका गंवा दिया,
आप यहाँ करोड़ों कमा सकते थे। मैंने कहा जो मैंने फैसला किया वो बहुत बेहतरीन है। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन मेडिकल कोर की कुछ नौजवान लेडी डॉक्टर्स हमारे साथ थे और हम एक जगह पे कोयटा में नई जगह शिफ्ट हो रहे थे। तो उस शिफ्टिंग के हवाले से हम वहाँ के एक सियासतदान से, वडेरे से मिले, जो वहाँ गवर्नर भी रहे थे, जो वहाँ बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रहे थे। हम उनके डेरे पे बैठे थे, मालूमात लेते लेते चाय भी आ गई और पी जा रही थी। तो कहते कि उन दिनों में अदलीर की शादी हुई थी और चर्चे थे कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो उन्होंने उन बच्चियों के मौजूदगी में ही पूछ लिया कि कर्नल साहब सुना कि बेनज़ीर प्रेग्नेंट है। तो जब उन्होंने ये बात की तो वो नौजवान मेडिकल कोर की जो लेडी डॉक्टर्स थी उनके चेहरे हया की सुर्खी से सुर्ख हो गए। तो कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि सर प्लीज़ ये टॉपिक तब्दील कर दीजिए, ये जवान बेटियां मेरे साथ हैं, मेरी इतनी उम्र की बेटियां मेरे अपने घर में मौजूद हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये टॉपिक टच किया जाए। तो वो कहने लगे नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं, आज ये प्रेगनेंसी का लफ्ज़ सुनेंगे तो कल जब इनकी शादियां होंगी तो ये भी इस टॉपिक को टच करेंगी, मालूमात इनके पास होंगी तो बेहतर माएँ साबित होंगी। तो मैं फ़ौरन खड़ा हो गया, मेरा चेहरा सुर्ख हुआ। मैंने कहा सरदार साहब मैं इजाज़त चाहता हूँ और मैं अब आपकी मज़ीद गुफ्तगू नहीं सुन सकता। तो कहता मैं वहाँ से उठा और उन बेटियों को, जिन उन मेडिकल कोर की नौजवान लेडी डॉक्टर्स को जो मेरी बेटियों की जगह पे थी, मैंने उनको साथ लिया और मैं वापस अपनी यूनिट में आ गया। तो कैसा इस तरह बहुत से और वाक़यात भी उन्होंने सुनाए जो इस वक्त मैं मज़ीद सुनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये वडेरे क्या करते हैं और गुरबा कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। मैंने उस शख्स को सर से पाँव तक देखा, दरमियान में मांग वो निकाल रहे थे और बड़ी नफीस तबीयत कर्नल ज़ियाउर रहमान साहब की। तो वो साथ साथ ये भी कह रहे थे कि जब पिछला इलेक्शन हुआ था सन 97 का, तो मैं उस वक्त यहाँ नहीं था और मुझे बहुत दुख हुआ कि यहाँ हमारे पोलिंग स्टेशन पर अमले को अच्छा खाना नहीं दिया गया। अब मैं यहाँ आया हूँ। तो वो चूँकि सिविल लाइन खानेवाल में रहते थे, उन्होंने अपने कज़नों के यहाँ 151 एटनार परवेज़ वाला वहीं खाना बनवाया था, वो भी आ गया और दूसरे नंबरदार साहब ने खाना बनवाया था, वो भी आ गया। तो उस रोज़ वाफर खाना था और हम शाम तक खाना भी हमने 2 मरतबा खाया, दरमियान में चाय और बोतलें वगैरह भी आती रहीं और वो हमारे साथ शाम तक रहे। जब तक रिज़ल्ट मुकम्मल नहीं हुआ उस वक्त वो वहाँ बैठे रहे और जब तमाम काम मुकम्मल हो गया तो फिर उन्होंने इजाज़त चाहिए और वापस खानेवाल चले गए। तो अरसा गुजर जाने के बावजूद गो मैंने इन वाक़यात का जिक्र अपनी किताब तारीख़ जहानिया में भी किया और आज मेरे ज़हन में आया कि ये मालूमात मैं अपने क़ारीन और नाज़रीन से भी शेयर करूं। तो इस ख़याल से मैंने ये बातें आपसे शेयर की हैं। तो यकीनन आपको नई मालूमात मिली हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में किस तरह की ज़िंदगी लोग गुजारते हैं, तो वडेरों का तर्ज़ अमल क्या होता है और उनके जो हारी और गरीब किसान या उनके मुलाज़मीन उनके साथ उनका रवैया कैसा होता है। तो ये मेरी वो मालूमात थी। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमेशा मेरे चैनल पे रिकॉर्ड किए हुए इंटरव्यू और ये वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं
اور یہی بات میرے لیے فخر کا باعث ہے، باعث افتخار ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام۔